हे गाइस, सब लोग को स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक नया सेशन का एलआरबी एमसीक्यू, दैट इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स ऑफ बैंकिंग जेआईबी 2021 प्रिपरेशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ऑलरेडी कुछ वीडियोस डल चुके हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग ने पहले वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट, द डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिफाइंड। फर्स्ट ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय एनी अदर मीन्स। नेक्स्ट, इट इंटेंड्स टू बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल्स ए केस फॉर रिकवरी अंडर डीआरटी एक्ट कैन बी फिल्ड। कौन से वाला ऑप्शन है जिसमें आपका डीआरटी एक्ट का रिकवरी अंडर जो है उसको हम लोग डाल सकते हैं। तो ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपका, ओनली इन द ट्रिब्यूनल इन हुज जुरिडिक्शन द बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वर्क कर रहा है उसी में आप लोग का जो है ट्रिब्यूनल जो है डीआरटी एक्ट उसमें फॉलो करता है। अगला है, ए रिवोकेबल एलसी दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट is one which can be amended or cancelled by dash without prior notice। विदाउट नोटिस, कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए या अमेंड करने के लिए ये कौन कर सकता है? इशूइंग बैंक, जो बैंक इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन सा वाला? रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो करता है इशूइंग बैंक, उसको विदाउट नोटिस, विदाउट प्रियर नोटिस अमेंड या कैंसिल कर सकता है। अगला है, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कौन कर सकता है? कंपनीज, फर्म्स, कॉर्पोरेशन। नहीं, गलत है। एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सनस, ये भी गलत है। ओनली इंडियन सिटीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इंडियन सिटीजन है तो आरटीआई में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, आरटीआई में क्वेश्चन आ सकता है कि उसका फीस कितना होता है, सिर्फ 10 रुपये होता है। और अगर बीपीएल कार्ड है तो 1 रुपये भी नहीं लगता। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो 1 रुपये भी नहीं लगता, और अगर बीपीएल कार्ड नहीं है, नॉर्मल है आपके पास, तो आपका 10 रुपये लगता है, बहुत ही नॉमिनल है। अगला है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बायस एनी गुड्स, वेरी गुड, करेक्ट है। एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनी पर्सन हु मेक्स पेमेंट इन फुल और इन इंस्टॉलमेंट और अंडर हायर परचेज सिस्टम, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर कंज्यूमर मीनिंग। अगला है, वो हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर। अगर आप लोग ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। मतलब अगर शॉपकीपर है तो वो क्या कर रहा है? वो गुड्स ले रहा है अपने लिए? नहीं, वो लोगों के लिए ले रहा है। उसको लेके वो सेल करेगा, रीसेल करेगा, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूमर वो होगा जो दुकान से खरीद रहा है, ना कि दुकान वाला जो कि आपका प्रोडक्शन कंपनी से खरीद रहा है। तो कंज्यूमर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, फॉर क्रिएटिंग इक्विटेबल मॉर्गेज फॉर फॉर क्रिएटिंग इक्विटेबल मॉर्गेज टाइटल डीड्स आर टू बी डिपॉजिटेड इन। कहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा? अगर इक्विटेबल मॉर्गेज की बात किया जाए तो टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करना पड़ता है नोटिफाइड प्लेस बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। आंसर हो जाएगा आंसर 4, जो कि डी है आपका, नोटिफाई प्लेस बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। अगला है, लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट सिग्निफाइज एनी प्रोसीडिंग्स और इंक्वायरी इन विच एविडेंस इज गिवन, एन arbitration, any investigation under the code of criminal procedure 1973। all of the above is the correct answer for this। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी एनफोर्समेंट इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स में अगर फर्स्ट सेकंड देखेंगे आप लोग, एकदम करेक्ट है वो। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैन बी इन्फोर्स बाय सिक्योर क्रेडिटर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 69 और 69A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोग का, इफ फंड्स आर रेज्ड थ्रू डेट सिक्योरिटीज then action can be initiated even if secured debt was not classified as NPA, it is also correct। no action can be taken if the debt is time barred or it involves agricultural land। एग्रीकल्चर लैंड की बात किया जाए तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है नो एक्शन कैन बी टेकन व्हेन द अमाउंट ड्यू इज़ मोर देन 5 lakhs। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अमाउंट भी ज़्यादा भी है या कम भी है आपका उसमें लग सकता है, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं होता। तो ऑप्शन डी गलत है कि एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगला है सरफेसी एक्ट 2002 इज नॉट एप्लीकेबल इन विच केस। अगर फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड, प्लेज ऑफ मोबल एज पर द सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये तीनों में सरफेसी एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये तीनों में सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि किस में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो तीनों में। अगर 1 लाख से कम है तो नहीं होगा, एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो नहीं होगा, और प्लेज ऑफ मूवेबल एसेट्स एज पर द सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए डैश कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं अगर लॉ उसमें जुड़ जाता है, तो लॉफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इज लॉफुल। अगला है द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसर्स अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज नोन एज। तो आंसर इसका हो जाएगा PIO, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, ठीक है। अगला है इन विच प्लेसेस एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डेट रिकवरी ऑफिस कैन बी फिल्ड। कहाँ पे कर सकते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं डेट रिकवरी ऑफिस का, अगर उसके अगेंस्ट किसी को भी आपको केस करना है, अपील करना है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगला है आप लोग का इफ़ द एप्लीकेंट और appellant has sufficient cause not to file the application or appeal within the limitation period, the court may admit the same, but it is not possible in the case of application for the fresh suit में आप कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पिटीशन में ये एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे आपको ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही करना होता है, नहीं तो आपको ये परमिशन नहीं मिलेगा। तो एग्जीक्यूशन पिटीशन में याद रखेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी बहुत बार। अगला है व्हेन ए सेक्योर्ड क्रेडिटर टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर ही मे अपॉइंट। तो किस किस को अपॉइंट कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एज मनी पर्सन्स एज इट थिंग्स फिट टू बी द डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द बिजनेस ऑफ द बोरोवर एज द केस में बी। ये करेक्ट आंसर है आप लोग का, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। जितना डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर वो अपॉइंट कर सकता है। अगला द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज टू कोऑपरेटिव बैंक्स। कौन सा एक्ट है, 56 सेक्शन 56 जो कि मॉडिफाई हुआ, उसमें कोऑपरेटिव बैंक को भी ऐड किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, ठीक है, सेक्शन 56, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, किससे रिलेटेड है बेलमेंट, सेफ कस्टडी। फॉर सेफ कस्टडी बेलमेंट का जो टर्म है वो यूज होता है, ठीक है। अगला है द इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ पर्सन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर के ऊपर आपका पूरा का पूरा कैलकुलेट होता है, असेसमेंट ईयर के ऊपर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर क्रिएटिंग द असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन क्या है कि वो ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, असाइनमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज इन राइटिंग, ओके। अगला मिस्टर एक्स ट्रांसपोर्टर हैज़ ग्रांटेड अ लोन फॉर द परचेज ऑफ ट्रक, यू विल क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज। अगर ट्रक खरीदने के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो ट्रक को हम क्या करते हैं, हाइपोथेकेट करते हैं। तो हाइपोथेकेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हाइपोथेकेशन की बात किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इन द गोल्ड लोन द व्हाट इज द चार्ज दैट बैंक्स क्रिएट्स ऑन द ऑर्नामेंट्स टेकन एज सिक्योरिटी। ऑर्नामेंट्स के लिए लिया जाता है और पैसा दिया जाता है, तो ऑर्नामेंट्स को प्लेज में लिया जाता है, प्लेज में लिया जाता है। पोजीशन किसका हो जाता है, बैंक का हो जाता है, ठीक है। प्लेज में पोजीशन किसका हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल्ड लोन में प्लेज यूज होगा, ठीक है। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेज इज डैश ऑफ गुड्स, तो ये हो जाएगा पोसेशन, पोसेशन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज इशूड इन द केस ऑफ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला है व्हाट आर द वेरियस मोड्स अवेलेबल टू द रिकवरी ऑफिसर फॉर प्रोसीडिंग्स टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द डेट। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट द डिफिडेंट और डिटेंशन इन द जेल, अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल। तो ये ऑल ऑफ द वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाज सेटअप? तो अगस्त 2003 में, अगस्त 2003 में पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स? ऑप्शन नंबर ए है, ऑथराइज ऑफिसर विल ऑब्टेन एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम द अप्रूव्ड वैल्यूअर, वेरी करेक्ट। द बोरोवर नीड नॉट इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन प्रोसेस, वेरी करेक्ट। वैल्यूएशन बाय अप्रूव्ड वैल्यूअर एंड फिक्स्ड बाय द रिजर्व प्राइस इज मैंडेटरी इन केस ऑफ द इमूवेबल एसेट्स, वेरी करेक्ट। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है, तो आप लोग का हो जाएगा ऑल द अबव फॉर द इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स के वैल्यूएशन में। अगला है, द कंपनी रिलेटेड इश्यूज ऑफ द बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कंपनी रिलेटेड किससे होता है? आपका कंपनी रिलेटेड आपका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंपनी रिलेटेड जो भी है आपका इश्यूज बैंकिंग कंपनीज का, उसको रेगुलेट करता है। अगला है, बैंक्स आर अंडरटेकिंग ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड दिस एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी एसएबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से डील करता है। अगला, बैंकिंग कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू गिव डिविडेंड अंटिल ऑल द डैश आर रिटर्न ऑफ। क्या रिटर्न ऑफ हो जाएगा? कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस जब तक रिटर्न ऑफ नहीं होगा तब तक डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, तो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, मिस्टर आशीष जना मॉर्गेज हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग टू द बैंक फॉर हाउसिंग लोन as he defaulted on the payment defaulted in the payment of income tax. The income tax authorities took possession and sold the building for the recovering of the tax dues. How the bank is affected in the case? सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स का जो ड्यू है वो बैंक के लोन का ड्यू से कम इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? बैंक का ड्यू, क्योंकि उसके पास सारे कागज है, पहले वही लिया। इनकम टैक्स का प्रॉब्लम तो बाद में है, पहले जो है बैंक उसका अथॉरिटी लिया। तो बैंक लोन इज फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, बैंक लोन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर इनकम टैक्स ड्यूज एज द बैंक इज सिक्योर्ड क्रेडिटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बैंक को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बैंक मेन सिक्योर्ड क्रेडिटर है। मेन इंपॉर्टेंस जो है बैंक लोन को दिया जाएगा, जो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाद में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस कमर्शियल बैंक्स बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक रेट। बैंक रेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है, इंटरेस्ट ऑन CRR balances kept by the banks with the RBI is paid by RBI at the rate of। CRR के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। CRR अभी 3% चल रहा है, लेकिन जो 3% पैसा है वो बैंक उसको रखेगी। जैसे मान के चलो 100 रुपये, तो 3 रुपये RBI के पास रखी, लेकिन वो 3 रुपये का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक को। वो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट विद द RBI है फॉर द सेफ्टी पर्पज। अगला है, इफ द कैश बैलेंस विद द RBI इज लेस देन दैट ऑफ द रिक्वायर्ड CRR बैलेंस, द बैंक इज रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी ऑन द अमाउंट ऑफ द शॉर्टफॉल फॉर दैट डे एट द रेट ऑफ डैश एंड इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूस इन द नेक्स्ट डे ऑल्सो देन द रेट विल इंक्रीज टू वॉट %? तो आपका मेनली तो ये बैंक रेट पे जो होता है पेनल्टी होता है, बैंक रेट प्लस वो पेनल्टी होता है। बैंक रेट जितना चल रहा है प्लस वो पेनल्टी होगा अगर CRR मेंटेन नहीं हुआ। तो होता कितना है, अगर पहले दिन की बात किया जाए तो 3% प्लस बैंक रेट का होगा, लेकिन एक दिन और बढ़ गया तो 5% प्लस बैंक रेट का पेनल्टी लगेगा। तो एक एक दिन बढ़ने से देख सकते हैं आप लोग कैसा डिफरेंस पड़ रहा है। 3% प्लस बैंक रेट, देन 5% प्लस बैंक रेट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला, सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन द बिलमेंट ऑफ द गुड्स एज द सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस रिफर्स टू। अगर बात किया जाए तो इसका गुड्स का बेलमेंट की बात किया जाए तो इसमें ये बोल रहा है सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ द डेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो इसका आंसर ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा प्लेज। प्लेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेज में आपका गुड्स जो बेलमेंट है वो प्लेज से रिलेटेड है, तो प्लेज में आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हु कैन रिटेन गुड्स बिल टू देम एज सिक्योरिटी फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स? बैंकर्स, फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द पावर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी आर अवेलेबल टू। बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों को पावर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज A एंड B आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ डैश कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बैंकिंग कंपनी मत लिख देना, इट्स ए बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। The dash may apply to the central government for an order of moratorium in respect of banking company। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। द रिजर्व बैंक में अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर टू मोरेटोरियम इन द रेस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी। रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स?
बैंकिंग लॉस 1965 एक्ट करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 भी करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉर्म्स ऑफ अवॉर्डिंग कंपनसेशन बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बैंकिंग ओम्बुड्समैन डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर्स टू अलाउ कंपनसेशन, करेक्ट है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन इज 10 lakhs, वेरी करेक्ट है। नेक्स्ट, नो कंपनसेशन विल बी अवॉर्डेड इन द excess of that which is necessary, it is also correct. So all of the above is the correct answer for the banking ombudsman compensation. Okay, तो ये आप लोग का कंप्लीट हो रहा है, आप लोग का क्लास नंबर 6 है आई थिंक। तो 6 क्लास आप लोग का जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जिसको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।